नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी शंट जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, क्रांतिक भार प्रतिरोध क्या होता है, फिर क्रांतिक लोड क्या होता है। मतलब ये कुछ समस्याएं डीसी शंट जनरेटर पढ़ते समय कि क्रांतिक प्रतिरोध का मान या शंट फील्ड प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक नहीं होना चाहिए, क्रांतिक लोड का मान या किसी जनरेटर पर लोड का मान क्रांतिक लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर क्रांतिक भार प्रतिरोध क्या होता है वो देखेंगे। फिर एक समस्या और आती है कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में यदि अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त क्यों होता है। फिर उसके बाद में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो उसको प्राप्त कैसे करेंगे। ये काफी बार क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न आते भी तो है, दिमाग में है भी, लेकिन कुछ गलत हो जाता है। गलती इसलिए है क्योंकि प्रश्न आते आते अपने दिमाग में कंफ्यूज होता है। तो आज इन 2-4 पॉइंट है, क्रांतिक प्रतिरोध, भार क्रांतिक प्रतिरोध, अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त करना, प्राप्त करने की विधि, प्राप्त अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब कि क्यों असफल होता है, वोल्टेज उत्पन्न करने में असफल क्यों होता है, उसके कारण क्या होते हैं। ये कुछ समस्याएं छोटी छोटी हैं, तो आज इन समस्याओं को पूरा करेंगे, आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों को पढ़ने के लिए, इन सभी के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपने नोट्स में शामिल करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए, ताकि आपके मन में इन सभी 2-4 पॉइंटों के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और दोस्तों, अपने रेफरेंस के लिए बता दूं कि अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में आज 63 नंबर के चैप्टर में पार्ट नंबर 18 डीसी शंट जनरेटर चल रहा है, और मेरे अनुमान से आज डीसी शंट जनरेटर का चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में देखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है। ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का वर्गीकरण चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। अपने दिमाग से वीडियो में आपको कैसा लगा, आपको कुछ मतलब पढ़ने को मिल रहा है या कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, या आपका अध्ययन कैसे चल रहा है, आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, अपने विचार व्यक्त कमेंट्स में जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते शुरू। देखो, सबसे पहले था डीसी शंट जनरेटर में मैंने आपको बताया कि क्रांतिक प्रतिरोध, भार क्रांतिक, उससे पहले पढ़ेंगे कि डीसी शंट जनरेटर में मान लो या डीसी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त क्यों होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने के कारण क्या है। तो प्रश्न कौन सा है, अपना जो दिमाग में कंफ्यूज कौन सा है कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने के क्या कारण हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो उसको प्राप्त कैसे करेंगे। देखो, अवशिष्ट चुंबकत्व है क्या। मैंने आपको बताया कि अवशिष्ट चुंबकत्व किसी कोर या किसी पोल या किसी लोहे के टुकड़े में चुंबकत्व के गुण शेष रहना। पहले वो जिसको विद्युत चुंबक बनाएंगे, फिर अवशिष्ट चुंबकत्व उस चुंबकत्व के गुण शेष रह जाएंगे। अर्थात एक स्थायी चुंबक होता है, उसमें तो पूरे चुंबकत्व के गुण होते हैं, लेकिन एक लोहे की कोर में यदि अवशिष्ट चुंबकत्व बचता है तो मतलब स्थायी चुंबक के कुछ गुण अवशेष बचते हैं। स्थायी चुंबक के कुछ गुण अवशेष बच जाते हैं जो काफी लंबे समय तक रहते हैं। ये समाप्त कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया कि स्थायी चुंबक की शक्ति कैसे समाप्त होती है, मैंने आपको बताया था, वही कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण आता है कि क्योंकि स्थायी चुंबक की शक्ति कब समाप्त होती है कि काफी लंबे समय तक यदि काम में नहीं लेंगे तो स्थायी चुंबक की शक्ति क्षीण होती चली जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि स्थायी चुंबक एक टुकड़ा बन के रह जाता है, चुंबक नहीं बचता है। उसी प्रकार इस जनरेटर में डीसी शंट जनरेटर मान लो या सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर मान लो, काफी लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लाएंगे तो उसमें क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। तो पहला इसका कारण क्या हो सकता है कि काफी लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लिया जाए तो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। दूसरा मैंने आपको कारण बताया कि चुंबक की शक्ति कब समाप्त होती है स्थायी चुंबक की, कि उसको लाल गर्म कर देंगे। लाल गर्म कब कि पूरी ताप पर गर्म करेंगे तो स्थायी चुंबक की शक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन वो चुंबक की शक्ति यहाँ पूरी नहीं है, या तो अवशेष है किसके, स्थायी चुंबक के कुछ अवशेष बचे हैं। वो अवशेष पूरी ताप पर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब यदि उसको और हिट कर दिया जाए, किसको, लाल गर्म तो नहीं करे, और हिट कर दिया जाए, यदि पोल और हिट हो जाएंगे, ठीक है ना, पोल और हिट हो जाएंगे, अधिक ऊष्मित हो जाएंगे, अर्थात पोल जनरेटर को और हिट करने से या अधिक ऊष्मित करने से अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। दो कारण हो गए।
तीसरा कारण आता है कि ओवरलोड होने से, यदि जनित्र ओवरलोड होता है तो धारा का मान अधिक होता है, ओवरलोड से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ओवरलोड होने से क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होता है। इसलिए कहते हैं जनित्र के अति भार होने से, जनित्र के शॉर्ट सर्किट होने से, जनित्र के अति भार में ओवरलोड होने से अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। तो ये कंडीशन आप ऐसा कि जनित्र चलाते तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन होगी तो सबसे पहले कौन जाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। एक तो ये है। फिर उसके बाद आता है कि यदि जनरेटर में अधिक मतलब बहुत भारी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, भारी शॉर्ट सर्किट होने से भी अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। एक बात आती है। ये तो थे आपके मुख्य कारण, आप लिख लेना। मैंने आपको बता दिया बोर्ड पर लिखने से क्या टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया लिख लेना। एक मेन कारण हो जाता है कि जब फील्ड वाइंडिंग के संयोजन आर्मेचर के साथ करते हैं, मैंने आपको संयोजन सारे बता दिए हैं कि आर्मेचर के समानांतर करके, तो मैंने ये भी बताया कि आर्मेचर में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसकी पोलरिटी और अवशिष्ट चुंबकत्व की पोलरिटी समान होनी चाहिए। ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। अवशिष्ट चुंबकत्व की पोलरिटी समान होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, यदि उनकी पोलरिटी समान नहीं होगी, अर्थात आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो धारा उत्पन्न होती है, उसके संयोजन यदि फील्ड वाइंडिंग के साथ विपरीत हो जाएंगे, ठीक है ना, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन उल्टे हो जाने से भी अवशिष्ट चुंबकत्व सबसे पहले समाप्त होगा। ये 5 कारण हैं। इनमें से 1-2 कारण तो परीक्षा में काफी बार आ चुके हैं कि जनित्र को अधिक समय तक काम में लिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, मतलब कि अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। ओवरलोड कर दिया जाए तो क्या होगा, जनित्र ओवरलोड करेंगे तो ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन शॉर्ट सर्किट होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। ये बातें थी। अब मुद्दा ये आता है कि असमाप्त हुए अवशिष्ट चुंबकत्व को कैसे प्राप्त करेंगे। ये सबसे बड़ा एक कंफ्यूज है। और ये तो सबको पता है कि डीसी लगा के करेंगे, कि डीसी सप्लाई देकर और उसका अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उस विधि को क्या कहते हैं, आज देखते हैं। उस विधि को मैं आपको चित्र बना के बताऊं। देखो, जब अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जैसे आपको बताऊं, शंट जनरेटर की बता देता हूं। ये आर्मेचर है और ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, और ये समानांतर में दे दिया, और ये आपका लोड लगा दिया L+ और L- ये लोड लगा दिया। अब मान लीजिए कि ये काफी लंबे समय तक काफी काम में नहीं लिया और इसमें जो पोल है, पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया, तो कैसे प्राप्त करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डीसी सप्लाई, यहां से इसका संयोजन खोल लेंगे, टर्मिनल बॉक्स से आर्मेचर वाइंडिंग के F1 F2 लिखा मिलेगा आपको, E1 E2 लिखा मिलेगा, उन दोनों को खोल लेंगे और बाहर निकाल लेंगे इनको अलग से। इसमें क्या देंगे, आप डीसी सप्लाई देंगे। इसके अंदर कुछ समय तक डीसी सप्लाई संयोजित करके रखेंगे, तो क्या होगा, डीसी सप्लाई जाएगी तो पोलों में क्या होगा, पोलों में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। पोल चुंबकीय फ्लक्स के कारण चुंबकत्व ग्रहण करना शुरू कर देंगे, ठीक है। धारण शक्ति होगी तो पोल चुंबकत्व ग्रहण शुरू करना करेंगे और ये अपनी सैचुरेशन अवस्था में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर इसको हटा देंगे, कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व बच जाएगा। ये आपको मैंने बताया। लेकिन इस विधि को क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं समाप्त हुए। किसको लिया आप लोगों ने, डीसी सप्लाई ली। डीसी सप्लाई कौन सी ले सकते हैं, बैटरी ले सकते हैं, रेक्टिफायर ले सकते हैं, डायनेमो ले सकते हैं, ठीक है। आपको डीसी सोर्स, तो क्या लिख सकते हैं, इस विधि में यदि डीसी सोर्स लगाकर आप क्या करेंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व वापस प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस विधि को क्या कहते हैं, तो कहेंगे कि समाप्त हुए अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को या विधि को फील्ड फ्लेशिंग कहते हैं। तो ये कौन सी विधि है, ये फील्ड फ्लेशिंग है। ये फील्ड फ्लेशिंग विधि है। तो फील्ड फ्लेशिंग क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त हुए अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त करने के लिए फील्ड फ्लेशिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। फील्ड फ्लेशिंग में होता क्या है कि डीसी, ये E1 E2, देखो ये E1 और ये E2 शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसके दोनों सिरों को बैटरी से या डीसी सोर्स से संयोजित कर देंगे कुछ समय के लिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा अवशिष्ट चुंबकत्व। तो ये तो थी आपकी अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त करने की विधि, फील्ड फ्लेशिंग विधि। और कोई विधि नहीं है आपको किसी और करके नहीं, एक ही विधि है। अब इसमें देखो अधिकतर तो बैटरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी बैटरी का नाम नहीं आता है तो डीसी सोर्स आता है। डीसी सोर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। डीसी सोर्स डायनेमो हो सकता है, डीसी सोर्स उत्तेजक हो सकता है, डीसी सोर्स रेक्टिफायर हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है डीसी सोर्स बैटरी हो सकता है, तो लगभग बैटरी का ही प्रयोग करते हैं। बैटरी में तो आपको डीसी सोर्स का कोई नाम मिलेगा। ये तो थी आपकी अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त करने की विधि। तो अब देखेंगे दोस्तों कि डीसी शंट जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, छत्र क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, या उसके बारे में। छत्र क्रांतिक शंट फील्ड वाइंडिंग को अपने यदि क्रांतिक प्रतिरोध होता है कि शंट क्षेत्र का अधिकतम प्रतिरोध होता है, कि क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध शंट क्षेत्र का अधिकतम प्रतिरोध होता है, जिससे
एक डीसी शंट जनरेटर वोल्टता उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन डीसी शंट जनरेटर वोल्टता उत्पन्न करता है। माना कि देखो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं कि ये आर्मेचर है, ये कार्बन ग्रुप है A1 A2, ये अपने आर्मेचर वाइंडिंग के दो सिरे हैं, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। अब शंट फील्ड वाइंडिंग है तो इसमें होता है क्रांतिक प्रतिरोध। देखो यहां से लेके यहां मैं आपको दिखाता हूं कि यहां से लेके इस पॉइंट से लेकर ये होता है आपका फील्ड सर्किट हो गया। तो इस फील्ड सर्किट का प्रतिरोध देखो, अधिकतम प्रतिरोध कि इस फील्ड वाइंडिंग का वह अधिकतम प्रतिरोध जिसमें से फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित हो सकती है। धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो डीसी जनरेटर ईएमएफ बनाएगा, ईएमएफ उत्पन्न करेगा। अब बात यह है कि यहां से कि इस यहां से लेकर यहां तक का कि क्षेत्र क्रांतिक प्रतिरोध शंट फील्ड वाइंडिंग का अधिकतम प्रतिरोध होता है जिस पर डीसी शंट जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है। यदि इस प्रतिरोध को मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि इसका शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि 1000 ओम है, गौर से देखना 1000 ओम है, और इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है 0.2 एम्पियर। ठीक है, और यहां वोल्टेज उत्पन्न हुआ 200। मतलब अब यदि इससे अधिक और यदि आपको देखता हूं कि इससे अधिक यदि आप प्रतिरोध का मान करते हो तो मान लीजिए कि इसके बदले 0.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 1000 ओम इसका प्रतिरोध है, और मान लीजिए कि 20 अपना चुंबकीय फ्लक्स 20 वेबर चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है। 20 वेबर चुंबकीय फ्लक्स के निर्माण पर डीसी शंट जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है। कब? जब इसमें से विद्युत धारा माना कि 2 एम्पियर 0.2 एम्पियर है, 1000 ओम का प्रतिरोध है और 200 वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। अब यदि इससे आप 1500 इसको ओम कर देते हो तो 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि कम हो जाएगी। कम होगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। ये इसका क्राइटेरिया है कि इतना तो इसके अंदर होना चाहिए। मान लीजिए आपने माना है इतना होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये इसका क्रांतिक प्रतिरोध हो गया। किसका? शंट फील्ड वाइंडिंग का, शंट फील्ड क्षेत्र का। ये कि इसका अपने शंट फील्ड प्रतिरोध का क्रांतिक प्रतिरोध हो गया कि इस 1000 ओम, ये 1000 ओम क्या है कि इसका अधिकतम प्रतिरोध है कि इससे अधिक और बढ़ाओगे तो इसमें विद्युत धारा पूर्ण प्रवाहित नहीं होगी, जनरेटर ईएमएफ नहीं बनाएगा। तो कह सकते हैं कि शंट फील्ड का अधिकतम मान होता है, शंट फील्ड का अधिकतम प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है जिस पर जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है। यदि इससे अधिक आप और करोगे तो जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने आपको डीसी शंट जनरेटर पढ़ाया तब बताया था कि डीसी शंट फील्ड का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, क्रांतिक प्रतिरोध के मान से कम होना चाहिए। अब इससे कम आप 900 कर दोगे तो विद्युत धारा का मान अधिक होगा, विद्युत धारा का मान अधिक होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक होगा, यहां वोल्टेज बनेगा। इससे अधिक कर दोगे तो चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा और वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। आपको एक मैं उसमें अभिलक्षण का बताता, देखो ओपन सर्किट अभिलक्षण, देखो ये अब इससे अधिक होगा, देखो इससे 1500 से यदि 1000 से अधिक होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा, ये जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। देखो ओपन सर्किट की विशेषता क्या थी, ओपन सर्किट की विशेषता होती है कि वह परिपथ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह खुला परिपथ कहलाता है। तो खुला परिपथ अभिलक्षण मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी बताई थी बातें मैंने आपको। फिर बताते थे कि यदि इसका शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होगा तो यह खुले परिपथ की भांति कार्य करेगी। यह बात अवश्य याद रखना। परीक्षा में आता है कि शंट फील्ड का प्रतिरोध यदि क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होता है तो वह सर्किट किसकी भांति कार्य करता है, वह खुले परिपथ की भांति कार्य करता है, अर्थात उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये होता है। ठीक है, ये तो थी बात इसकी। अब बात आती है कि मैं इसको अभिलक्षण के द्वारा बता दूंगा आपको। ये खुला परिपथ अभिलक्षण मैंने आपको बताया था, देखो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये बताया था मैंने आपको। अब इसमें लेंगे, देखो ये खुले परिपथ में मैंने बताया था कि ईजी, यहाँ ईजी है और यहाँ आई एफ का मान है, शंट फील्ड का मान है। ये बताया था आपको शंट फील्ड का मान है। अब देखो बात, यहां से शंट फील्ड का मान मैंने आपको बताया कि जब इस जनित्र को चलाएंगे, ये आपको देखोगे कि ये ओपन सर्किट है, तो इसमें जब इसको रेटेड स्पीड से घुमाएंगे तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्योंकि ईएमएफ उत्पन्न होगा कैसा कि इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व है, उसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्योंकि इसमें से धारा प्रवाहित तो है नहीं, क्योंकि धारा प्रवाहित शुरू में क्या होगी तो फील्ड वाइंडिंग अपना खुद का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं करती है, तो किसका होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। तो वो ईएमएफ माना कि आई एफ का मान तो बढ़ा ही नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं आई एफ का मान बढ़ा नहीं। जैसे यहां से ले रहे हैं कि 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर मान लेते हैं। यहां से 100 वोल्टेज, यहां से 200 वोल्टेज और यहां 300 वोल्टेज, ये ईजी उत्पन्न करेगा। अब बात करें, देखो शंट फील्ड में धारा का मान बढ़ा नहीं तो फिर भी ईएमएफ उत्पन्न, मान लीजिए यहाँ ईएमएफ उत्पन्न हुआ ईआर, ये ए बिंदु आ गई, ये 0 ईआर, ये क्या है रेजिडुअल ईएमएफ, मैंने आपको तब बताया था। फिर इसमें से वो विद्युत धारा वो ईएमएफ उत्पन्न होगा
कितना 4 से 10 वोल्टेज। वो 4 से 10 वोल्टेज किसको मिलेगा, इसमें मिलेगा। इसमें कुछ मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिसमें फ्लक्स का मान बढ़ेगा। देखो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आई एफ का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ेगा, देखो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, देखो तो ईएमएफ बढ़ेगा। ये ईएमएफ कब बढ़ेगा, ईजी का मान कब बढ़ेगा, जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा। और फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मान लीजिए कि यहां से विद्युत धारा 0.1 एम्पीयर तक पहुंची तो ये यहाँ पे वोल्टेज आ गई, देखो यही आ गए यहाँ पे। अब फिर धीरे धीरे धारा के मान को बढ़ा रहे हो आप, धीरे धीरे धारा के मान को बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे धारा के मान को बढ़ाया तो फिर आप देखोगे कि यहां से जितनी धारा बढ़नी होती है वो बढ़ चुकी है। धीरे इसमें घुमाएंगे, फिर धारा बढ़ेगी, फिर ईएमएफ बढ़ेगा। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब इसके फील्ड पोल संतृप्त नहीं हो जाएंगे। जब माना कि फील्ड पोल संतृप्त हो जाएंगे तो कंडीशन आ गई आपके पास ये। अब आप इससे अधिक और यदि धारा बढ़ाओगे, यदि आप और अधिक घुमाओगे तो फील्ड पोल संतृप्त होगा। इसका मतलब कि फील्ड पोल में और चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा और वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा वहां पे, मान लीजिए। फिर आप धीरे धीरे फील्ड पोल इसमें धारा के मान को फिर बढ़ा रहे हो क्योंकि संतृप्त हो चुके, फिर धारा को बढ़ा रहे हो तो धारा ही बढ़ के रह जाएगी ऐसे ये, लेकिन ईएमएफ का मान नहीं बढ़ेगा। तो बात आ गई यहां से ये कंडीशन, ये कंडीशन आ गई। ये सीधी रेखा कर देता हूं, यहां से देखो ये आ गई और ये कंडीशन आ गई। मान लीजिए कि यहां तक इसने वोल्टेज उत्पन्न किया और फिर धारा के मान को बढ़ाया, धारा बढ़ी लेकिन वोल्टेज अधिक और उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर कंडीशन आ गई यहां से देखो ये सीधी रेखा कहते, सीधी रेखा ये आ गई, यहां पे ये आ गई सीधी रेखा। अब देखो पहले तो ये था ईआर, रेजिडुअल ईएमएफ, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ईएमएफ उत्पन्न हुआ। फिर धारा बढ़ी, फिर वोल्टेज बढ़ा, ये आ गया। फिर धारा बढ़ी, फिर वोल्टेज बढ़ा। मान लीजिए कि इसमें धारा का मान 0.2 एम्पीयर हुआ और वोल्टेज उत्पन्न हुआ 200, ये 200 वोल्टेज आ गया। अब इससे आगे यदि धारा का मान को 0.3 बढ़ाते हैं, 0.3 बढ़ा भी देते हैं लेकिन ईएमएफ का मान नहीं बढ़ता है, ईएमएफ झुक गया, तो ये आ गई बी पॉइंट और ये आ गया सी पॉइंट और ये डी पॉइंट आ गया। ए बी सी डी 4 पॉइंट आ गई। तो जी ओ से ए क्या था, ई आर रेजिडुअल ईएमएफ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ए से बी क्या है, ए से बी है ईएमएफ, ईएमएफ उत्पन्न होता है वो, यहां से ईएमएफ उत्पन्न हुआ देखो ए सी बी, ठीक है ना। और ये मैं दूसरी लाइन कर देता हूं, दूसरी कलर से आपको नजर अच्छी तरह नजर आएगी, देखो ये देखो। अब ए से बी, अब बी से सी क्या, देखो बी से सी होता है नी, मैंने आपको बताया कि अब पोल सेचुरेटेड होने, यहां तो पोल सेचुरेट, यहां से ईएमएफ बढ़ेगा, अब पोल सेचुरेटेड हो चुके हैं। और डी पॉइंट क्या है, ये सेचुरेटेड अवस्था आ गई कि पोल संतृप्त हो चुके हैं, अब और ईएमएफ नहीं बढ़ेगा। अब देखो ये कंडीशन आ गई कि इससे अधिक और ईएमएफ नहीं बढ़ेगा, तो यहां तक का 200 वोल्टेज कब तक उत्पन्न करेगा, जब तक इसमें धारा का मान बढ़ेगा। तो अब इसमें 0.2 एम्पीयर का भाई मानेंगे 0.2 एम्पीयर आ गई, इसका प्रतिरोध होगा। तो अब कहते हैं कि इस फील्ड का क्रिटिकल रेजिस्टेंस, शंट फील्ड का क्रांतिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें। देखो V बराबर होता है, देखो V बराबर होता है इसका R बराबर R किसका, क्रांतिक, RC ज्ञात करते हैं, V/I होता है। मान लीजिए कि आप मानते हैं यहाँ पे V/I होता है, तो V का मान कितना है, मानिए कि 200 वोल्टेज उत्पन्न किया, देखो ये 200 वोल्टेज उत्पन्न किया, ठीक है। अब इसका ये मान ज्ञात करें तो ये देखो यहां से ये इसको F मान लेते हैं, ठीक है। और ये B है अपने पास, सोचने वाली बात है, इसको F मान लेते हैं और ये B है, ये यहां से, और ये H मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। तो अब ये तो थी धारा किसकी, शंट फील्ड में प्रवाहित धारा, ये था ईएमएफ में वोल्टेज। तो V/I, V देखो V क्या है, O से F तक, तो लिखेंगे RC बराबर OF, ये आपका ईएमएफ, और ये OH क्या है, ये शंट फील्ड की धारा। तो शंट फील्ड का देखो वोल्टेज यहां तक ही बनाएगा, ये कि यहां तक वोल्टेज बनाएगा, उसके आगे वोल्टेज और नहीं बनाएगा और उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि फिर तो पोल सेचुरेटेड हो जाएंगे और ईएमएफ का मान नहीं बढ़ने वाला है। तो अब देखो यहां से OF का मान कितना है, 200 वोल्टेज, ये कितना है OH का मान 0.2, तो ये हो गया 1000 ओम। मान लीजिए कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस अब कितना है, 1000 ओम है। कहां से, यहां से यहां तक। अब 1000 ओम कब, जब ये 1000 ओम है, ये 200 वोल्टेज कब बनाएगा, जब इसका प्रतिरोध 1000 होगा। जब 1000 से अधिक चला जाएगा तो 0.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित नहीं होगी, फिर 0. धारा प्रवाहित 2 नहीं होगी, धारा का मान घट जाएगा, तो मैंने आपको बताया फ्लक्स का मान घट जाएगा।
फ्लक्स का मान घटेगा तो जनरेटर ईएमएफ नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं ये रेजिस्टेंस होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। कौन सा? ये 1000 ओम। इसलिए कहते हैं ये अधिकतम मान हो गया, शंट फील्ड प्रतिरोध का अधिकतम मान हो गया। ठीक है कि इसलिए कहते हैं कि शंट फील्ड प्रतिरोध का वह अधिकतम मान जिस पर जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है। यदि इससे अधिक और होता है तो जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए कि इससे अधिक आप 1500 ओम कर देते हो तो क्या धारा, देखो प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो तो जनरेटर ईएमएफ नहीं बनेगा। ये तो थी आपकी क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? आरसी का मान यहां तक देखो, ये यहां इस बिंदु तक आरसी सही है। आगे बढ़ाओगे देखो, अब ये तो था यहां से लेके यहां तक, देखो ये पॉइंट में यहां से यहां तक ओ से आरसी क्या है? क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। यहां ओ से बी तक क्रिटिकल रेजिस्टेंस ये है, ये यहां से ओ से बी तक। अब बी से आर तक आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न, क्योंकि अब ये बता रहे हैं कि आपने 1000 ओम तक, यहां तक कितना ओम आया? इस बिंदु तक इस रेजिस्टेंस का मान 1000 ओम आया मान लीजिए। अब आगे बढ़ाओगे मतलब कि 1000 से 1100, 1200, 1300, 1000 ओम से आगे रेजिस्टेंस चला जाता है तो फिर वोल्टेज नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कि फील्ड रेजिस्टेंस यहां तक का इसका कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए? क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहां देखो 1000 ओम से आपने 900 ओम कर दिया यहां तक, तो यहां तक वोल्टेज बन रहा है। 900 से कर दिया यहां तक वोल्टेज बन रहा है, वोल्टेज बनता रहेगा, ईएमएफ उत्पन्न होता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा। ये तो था इस क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान। तो शंट फील्ड क्षेत्र का अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। तो यह प्रतिरोध अर्थात क्षेत्र परिपथ का प्रतिरोध, क्रांतिक प्रतिरोध। देखो अब इसमें क्या लगा? एक चीज और आ गई, इसमें ये भी लगा रखा आरएच, रियोस्टेट लगा रखा है। तो ये क्रांतिक प्रतिरोध रियोस्टेट और शंट फील्ड दोनों का प्रतिरोध माना जाता है। तो शंट फील्ड का मान क्या लिखेंगे? अपने क्रांतिक प्रतिरोध शंट फील्ड का प्रतिरोध, और नियामक लगा रखा है प्रतिरोध धारा नियामक, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसके मान्यता कि शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में हमेशा रियोस्टेट उत्पन्न करते हैं, तो दोनों का प्रतिरोध जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। इसलिए यहां जो प्रतिरोध संयोजित किया जाता है वो देख के किया जाता है कि कितने ओम का प्रतिरोध लगाया जाता है, कितने ओम पर जनरेटर ईएमएफ बनेगा, और दोनों का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो कहते हैं क्रांतिक प्रतिरोध धारा नियामक और शंट फील्ड प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। यह आता आपका फील्ड क्रांतिक प्रतिरोध, जिसके कहते हैं फील्ड। तो अब इसका मान कितना रखेंगे? इस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम रखेंगे, ये अधिकतम मान था। ये तो था आपका फील्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस। आप भी देखते हैं कि लोड क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, भार क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, वो भी यदि यहां भी प्रतिरोध कितना होना चाहिए ये बताएंगे आपको। यहां प्रतिरोध कितना होना चाहिए और यह भार कितना होना चाहिए, वो भी एक शंट जनरेटर के मायने रखता है। ठीक है, तो आपकी समस्याएं या आपको जो कंफ्यूज है ये धीरे धीरे मैं आपको दूर करता रहूंगा। ऐसे कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा आपको कि आपको समझ में नहीं आए, आपके दिमाग से बाहर हो, परीक्षा में आ जाए, आपको समझ में नहीं आए, छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा आपको मैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स जरूर करना। अब देखो दो बातें और बच गई, कौन कौन सी? एक तो बच गई भार क्रांतिक प्रतिरोध और एक क्रांतिक भार, दोनों के दोनों आपके कंफ्यूज उत्पन्न होता है और शायद आपको किताबों में नहीं मिलेगा। फिर भी देखो आपको मैं यहां इस सर्किट के द्वारा पूरा समझा देता हूं कि बाहर क्रांतिक प्रतिरोध की, यहां तो ये था फील्ड का क्रांतिक प्रतिरोध और यहां आएगा बाहर का क्रांतिक प्रतिरोध। इसलिए कहते हैं डीसी शंट जनरेटर में दो क्रांतिक प्रतिरोध होते हैं, एक नहीं होता है, दो क्रांतिक प्रतिरोध होते हैं। एक तो क्षेत्र का क्रांतिक प्रतिरोध जो इसका अधिकतम मान होता है, और एक बाहर का क्रांतिक प्रतिरोध जो इसका न्यूनतम मान होता है। याद रखना बात, ये इसका अधिकतम मान था जिसके ऊपर जनरेटर ईएमएफ बनाता है, इससे अधिक और करेंगे तो ईएमएफ नहीं बनेगा। और ये इसका न्यूनतम मान होता है किसका? आरएल का। ये आरएल लोड का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है ना, और कितने पे ये वोल्टेज बनाएगा, इससे कम कर देंगे तो क्या होगा। इसलिए लोड क्रांतिक कह देंगे। अब लिख लो कि लोड क्रिटिकल रेजिस्टेंस भार क्रांतिक प्रतिरोध, और फिर बताएंगे कि क्रांतिक भार क्या होता है। ठीक है, मैं आपको इस सर्किट और बता देखो। अब देखो यहां से बताऊं आपको मैं सर्किट के द्वारा, ये सर्किट अपने पास है। माना कि यहां 1000 वाट का लोड है। अब ये कंडीशन आ गई कि वोल्टेज कितने 200, धारा कितनी 0.2 एम्पीयर, रेजिस्टेंस कितना 1000 ओम, फ्लक्स का मान मान लेते देखो यहां से, फ्लक्स का मान है 20 वेबर, गौर से देखना, और 1000 वाट का लोड है। ये इसके लास्ट कंडीशन आती है किसकी, माना कि इस पूरे जनरेटर की लास्ट कंडीशन है। यदि इससे अधिक रेजिस्टेंस हो गया तो ईएमएफ उत्पन्न नहीं करेगा,
इससे अधिक यदि लोड होता है तो क्या देख, लोड बढ़ेगा, गौर से देखना, लोड बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान घटेगा। किसका? लोड का रेजिस्टेंस। मैंने आपको कहा कि पावर का मान जब बढ़ता है तो उस जो कंपोनेंट होता है जिसमें पावर होती है उसका प्रतिरोध आर का मान घटता है। अब मान लीजिए इसका प्रतिरोध मान लीजिए 100 ओम मान लेते हैं कि 1000 ओम पे इसका प्रतिरोध, माना कि मैंने आपको ये फिक्स लिखा है, माना कि इसका 1000 ओम 1000 वाट पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर का 100 ओम रेजिस्टेंस है मान लेते हैं, ठीक है। अब कितना, ये 100 ओम रेजिस्टेंस है, ये निम्नतम है कि इससे अधिक करेंगे तो देखो इससे अधिक लोड बढ़ाओगे तो आराम से जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता रहेगा। देखो इससे अधिक यदि पावर का मान घटेगा तो आर का मान बढ़ेगा, ये है। अब माना कि आपने 1500 वाट लगा दिया लोड एक बार, और एक बार लगा दिया आपने 1000 से 500 वाट। अब दो बातें आ गई, 1500 वाट लोड लगा 1000 से, इसका क्राइटेरिया है कि 1000 वाट का बताया था कि 1000 वाट का जनित्र होता है, उससे अधिक लोड लगा तो ब्रेकडाउन होगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 1000 वाट का जनित्र था, कहते हैं कि जनित्र की क्षमता कितनी होती है, तो 1000 वाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट जनित्र होता है डीसी में। मोटर होती है एचपी में, जैसे एसी मोटर होते हैं, और जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो केवी में होते हैं, और ये केडब्ल्यू में होते हैं, वाट में, किलोवाट में होते हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट। माना कि 1 किलोवाट का जनित्र था तो क्राइटेरिया आएगा इसका 1 किलोवाट, कि 1 किलोवाट क्या है, इसका क्रांतिक भार है, ठीक है। 1 किलोवाट क्या इसका क्रांतिक भार है। माना कि 1500 वाट का लोड लगाया आप लोगों ने, तो 1500 देखो पावर बढ़ी है तो इसका आरएल का मान 100 ओम से घट जाएगा, 100 ओम से 90 या फिर 50 या 75 ओम हो गया है। अब रेजिस्टेंस का मान घटा है, रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो आपको पता है कि लोड का रेजिस्टेंस घटता है, आर घटता है तो धारा का मान बढ़ता है, ठीक है। धारा का मान बढ़ेगा तो देखो ये धारा बढ़ेगी, मैंने आपको यदि बाह्य अभिलक्षण बताए थे तब देखा होगा, धारा का मान क्राइटेरिया बढ़ता है, क्रिटिकल से बढ़ता है तो क्या होता है, यहां से आर ए का मान बढ़ना हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे घटेगा। मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको ये बताया था, ये सर्किट लिया था आपको, देखो ठीक है। यहां ईजी का मान, ठीक, गौर से यहां ईजी का मान और यहां आईएल का मान, और मैंने आपको बताया था कि ये आपका ईजी है, यहां से यहां तक क्या है आपका ईजी है, ठीक है। ए बिंदु पर ईजी है, ये ए है। अब धीरे धीरे क्या होगा, देखो मैंने आपको ईजी का मान कब घटता है, ईजी का मान घटता है, देखो यहां टर्मिनल बोर्ड मान को ईजी का मान, जनरेट ईएमएफ का मान हमेशा वीटी से अधिक होता है। वीटी का मान कम क्यों है, दो कारण आपको बताए, एक तो आर्मेचर रिएक्शन और एक आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, दो बताइए, एक आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। अब धीरे धीरे मान घटेगा, देखो यहां से लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होगी और आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा तो धीरे धीरे वोल्टेज का मान घटना शुरू हो जाएगा। दोनों कंडीशन साथ आएगी, धीरे धीरे वोल्टेज का मान घटना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया, देखिए बाह्य प्रेरक अभिलक्षण बताया था। अब मान लीजिए लास्ट कंडीशन आ गई कि इससे अधिक आप लोड बढ़ा रहे हो, आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होगी, तो लास्ट कंडीशन सी आई। मैंने तो सी में मैंने आपको बताया था कि यहां होता है भंजक, ब्रेकडाउन होता है, फिर ये ऐसे घटना शुरू हो जाएगा, ऐसे, ये पी ऐसे घटेगा, ऐसे ऐसे, और ये आपको बताया कि ये बचेगा लास्ट में ई आर, ये आपको बताया, ये मैंने आपको इंटरनल अभिलक्षण बताया तब बताया था। तो ये कंडीशन आ गई, देखो ये पी कंडीशन आ गई, ये पी आ गई, ठीक है ना, ये कंडीशन आ गई पी और ये 0, कि यहां तक तो वोल्टेज बढ़ेगा, देखो यहां तक तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा जाएगा, लेकिन यहां तक जनरेटर अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करेगा। फिर जब आप धीरे धीरे लोड और बढ़ाओगे और रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो वोल्टेज, धारा बढ़ने की बजाय धारा घटनी शुरू हो जाएगी। वोल्टेज तो घट ही रहा था, वो धारा वोल्टेज धीरे धीरे घटेगा, देखो घटना शुरू होगा, फिर धारा तो वोल्टेज तो घटेगा लेकिन धारा घटनी शुरू हो जाएगी और यहां तक आ जाएगी, और यहां पे आगे जनरेटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पे कि शॉर्ट सर्किट हुआ, तो एक तो आ गई ये कंडीशन, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो ईएमएफ का मान भी 0 हो सकता है। मैंने आपको बताया कि ईएमएफ का मान 0 होगा तो आर्मेचर में धारा का मान भी 0 हो जाएगा और जनरेटर शॉर्ट सर्किट होकर जल जाएगा। तो ये जो कंडीशन आ गई, कौन सी, ये कंडीशन देखो, यहां से बाहर का क्रांतिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, यहां से क्रांतिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो देखो आर का मान यहां से ज्ञात करते हैं, तो आर का सूत्र होता है, आर बराबर होता है वी बटे आई। वी का मान देखो, वी कहां तक आ गया, ये वी यहां तक आ गया, देखो लास्ट में आता है कि वी को पी बिंदु पर वोल्टेज का मान और पी बिंदु पर धारा का मान, तो लिखेंगे ओपी। देखो V का मान होता है ईजी का मान, ये ओपी, ये वोल्टेज बचता है, यहाँ कौन सा बचता है, ये बचता है आपका रेजिडुअल ईएमएफ बचता है। तो P बिंदु पर धारा का मान क्या रहेगा और P बिंदु पर वोल्टेज का मान रहेगा, तो लिख सकते हैं कि ये लोड का क्रांतिक रेजिस्टेंस पाते हैं कि ओपी, यहां से ओपी, देखो ये ओपी और अपॉन ओ, ये धारा का मान की है कि ओके, ये दो बातें आ गई। तो ये यहां से इसका मान निकाल लेते हैं।
तो करने की बात है कि यहां तक आपने लोड का मान बढ़ाया, रिजल्ट क्या निकलता है, देखो रिजल्ट ये निकलता है, यहां तक आपने लोड का मान बढ़ाया, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम था, 100 ओम से यदि 75 ओम भी कर देते हैं तो वोल्टेज का मान धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और जनरेटर ईएमएफ बनाना बंद कर देगा। इससे इसलिए कहते हैं ये 100 बच गया, ये 100 ओम बच गया ना, ये क्या है, लोड का क्रांतिक रेजिस्टेंस है, बाहर का क्रांतिक रेजिस्टेंस है। इसलिए कहते हैं बाहर का क्रांतिक रेजिस्टेंस वो होता है निम्नतम रेजिस्टेंस, बाहर का निम्नतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है। यदि इससे अधिक और करेंगे तो जनरेटर ब्रेक डाउन होकर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न नहीं करेगा। यह आती बात। तो इसलिए कहते हैं ये क्या आ गया, ये 100 ओम्स का क्रांतिक प्रतिरोध आ गया, इससे अधिक कम और नहीं कर सकते, इससे कम करेंगे तो जनरेटर शॉर्ट सर्किट माना जाएगा, ठीक है। और इससे अधिक करते हैं तो जनरेटर आराम से काम करता रहेगा। ये तो थी आपकी बाहर के ये जो अपने जो बाहर का क्रांतिक प्रतिरोध होता है वो। इसलिए एक तो क्रांतिक प्रतिरोध ये हो गया और एक क्रांतिक प्रतिरोध ये हो गया। इसलिए कहते हैं डीसी शंट जनरेटर में दो क्रांतिक प्रतिरोध होते हैं, डीसी शंट जनरेटर में दो क्रांतिक प्रतिरोध दो होते हैं, दो क्रांतिक प्रतिरोध होते हैं, दो आरसी होते हैं, क्रांतिक क्रिटिकल रेजिस्टेंस होते हैं। एक तो होता है क्षेत्र क्रांतिक प्रतिरोध और दूसरा होता है बाहर का क्रांतिक प्रतिरोध। और बाहर का क्रांतिक प्रतिरोध इसका न्यूनतम मान होता है और क्षेत्र का क्रांतिक प्रतिरोध इसका अधिकतम मान होता है। इससे अधिक करेंगे तो ईएमएफ बढ़ना बंद हो जाएगा, इससे कम करेंगे तो ईएमएफ बढ़ना बंद हो जाएगा। अब एक बात और बताइए, अब देखो क्रांतिक भार क्या होता है। देखो क्रांतिक भार मैंने आपको बताया कि 1000 वाट का जनरेटर होता है, उसकी रेटेड पावर होती है कि इससे अधिक और करेंगे बढ़ाएंगे तो ब्रेकडाउन की कंडीशन आएगी, ब्रेकडाउन की कंडीशन आएगी तो जनरेटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ईएमएफ उत्पन्न करना बंद कर देगा। तो ये 1000 वाट क्या है, ये अधिकतम लोड है किसका, कोई भी डीसी शंट जनरेटर का अधिकतम लोड है कि इससे अधिक आप लोड और नहीं बढ़ा सकते। तो इसको क्या कहेंगे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भार ये होता है। तो क्रांतिक भार किसे कहते हैं, क्रांतिक भार की परिभाषा, क्रिटिकल क्रांतिक भार क्या होता है, किसी जनरेटर का या शंट जनरेटर का अधिकतम लोड उसका क्रांतिक भार कहते हैं, जहां तक या जिस पर जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है या कर सकता है। इससे अधिक और बढ़ाएंगे जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करना बंद कर देगा और घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए लास्ट कंडीशन आ गई। इसलिए कहते हैं किसी जनरेटर का वह अधिकतम भार जिस पर जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है वह क्रांतिक भार कहलाता है, ठीक है। और क्रांतिक भार से आगे और बढ़ाएंगे, मैंने आपको बताया इससे अधिक और 1500 वाट तक ले जाएंगे तो क्या होगा, यहां रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, धारा का मान बढ़ेगा और जनरेटर ब्रेकडाउन की कंडीशन में आएगा। और ब्रेकडाउन की कंडीशन में जो ही आता है तो क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न करना बंद कर देता है और ईएमएफ डाउन होना शुरू हो जाता है और जनरेटर शॉर्ट सर्किट होकर जल जाएगा। ये इसका क्रांतिक भार होता है। दोस्तों ये तो था आपका क्रांतिक प्रतिरोध, क्षेत्र क्रांतिक प्रतिरोध, बाहर क्रांतिक प्रतिरोध और क्रांतिक भार होता है, जो कि काफी बार कंफ्यूज रखता है, ठीक है। तो दोस्तों नोट्स जरूर बनाना पड़े, जो मैंने आपको बताया कितनी महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, कितना मेहनत करवा रहे हैं आप लोग, मेहनत कर रहे हो। मेरे हिसाब से अब आपको यदि समझ में आ जाता है तो भूलने वाला नहीं और परीक्षा तक आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक कंडीशन और बचती है दोस्तों कि जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न क्यों नहीं करता। ये तो क्रांतिक लोड की बात कर रहे हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व की बात कर ली। जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है लेकिन अपने को बाहर नहीं मिलता है, तो कुछ कारण हो सकते हैं। देखो जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न प्रश्न काफी बार कि किसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उन कारणों को बताइए। प्रश्न आता है और काफी बार मानसिक प्रश्न आते हैं। तो देखो काफी बार कंडीशन, जनरेटर का ईएमएफ उत्पन्न कहां होता है, यहां होता है। देखो यहाँ न्यूनता कहां पे है, यहां होता है। मैं आपको कारण तो लिख लेना। ईएमएफ उत्पन्न कहां होता है, जब इसको रेटेड स्पीड से घुमाएंगे फिर आपको वोल्टेज यहां मिलेगा, वीटी घट जाएगा, वो आर्मेचर रिएक्शन हो जाएगी और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। दो कारण होते हैं, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये थे। अब बात करते हैं कि ईएमएफ उत्पन्न क्यों नहीं हुआ। देखो पहला कारण होता है अवशिष्ट चुंबकत्व का नहीं होना, एक बात। दूसरा कारण हो सकता है कि फील्ड वाइंडिंग कहीं से ओपन हो सकती है। ये फील्ड वाइंडिंग से यहां से इसको ओपन कर दें, हटा दिया तो क्या फ्लक्स का निर्माण होगा, नहीं होगा। तो जनरेटर ईएमएफ बनाएगा, नहीं बनाएगा। एक कारण ये हो सकता है, लिख लेना। फील्ड वाइंडिंग का कहीं से ओपन सर्किट होना या फील्ड वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट होना, दो कारण। तीसरा कारण होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग का ओपन सर्किट होना। क्या ईएमएफ मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग का ओपन सर्किट होना, खुला परिपथ होना, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट होना, दो बातें होगी। तीसरा कारण होता है कि क्षेत्र का प्रतिरोध क्रिटिकल रेजिस्टेंस प्रतिरोध से अधिक होता है। याद रखना पड़ता है,
क्षेत्र ये फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक है, क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है, जनित्र ईएमएफ नहीं बनेगा। एक कारण ये होता है। फिर आता है कि भार का प्रतिरोध उसके क्रांतिक जो प्रतिरोध होता है भार का क्रांतिक प्रतिरोध से कम होता है, तो जनित्र ईएमएफ नहीं बनेगा। ये कारण आप लिख लेना। फिर देखो बात आती है, जनित्र ईएमएफ बना तो रहा है लेकिन अपने को भार नहीं मिला, तो क्या सोचते हैं कि जनित्र ईएमएफ बना ही नहीं रहा है। तो हो सकता है कि यहां से कार्बन ब्रुश होते हैं, मैंने आपको कार्बन ब्रुश पढ़ाया, तो उसमें स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग का दबाव होता है, स्प्रिंग का दबाव सही नहीं होगा। तो देखो जनित्र ईएमएफ बनाया, ये आर्मेचर में मिला, आर्मेचर किसको देगा, कम्यूटेटर को देगा, कम्यूटेटर किसको देगा, कार्बन ब्रुश को देगा, कार्बन ब्रुश अपने को बाहर देगा। तो कार्बन ब्रुश का कम्यूटेटर के साथ संपर्क ठीक नहीं होना, ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको ईएमएफ उत्पन्न बाहर नहीं मिलेगा। अपन तो ये समझेंगे कि ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसका स्प्रिंग का दबाव ठीक करें। दूसरी बात, कम्यूटेटर के ऊपर ग्रीस लग जाना या चिकना पदार्थ रखना जिससे इसका संपर्क ठीक नहीं हुआ, तो उसे क्या कि कम्यूटेटर को साफ करेंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। और उसके बाद होता है देखो जनित्र की स्पीड, जनित्र की घूमने की दिशा उल्टी होना, घूमने की जनित्र को उल्टा घुमा देंगे तो ये तो जनित्र के घूमने की दिशा उल्टी होना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये तो थे आपके कारण, इनको आप दूर कीजिए और जनित्र ईएमएफ बनाएगा, आपको ईएमएफ बाहर मिलेगा, उत्पन्न ईएमएफ मिलेगा, और जिसे टर्मिनल वोल्टेज द्वारा आप अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था आपका आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक में डीसी शंट जनरेटर का कंप्लीट वर्गीकरण हो चुका है। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल बच्चे हैं, न्यूमेरिकल की सीरीज अलग करवाएंगे, तब आपको बताएंगे इसके न्यूमेरिकल किसका प्रतिरोध कैसे याद करेंगे। फॉर्मूले मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा कि आपके दिमाग से बाहर हो। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और मेरे को बताइए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, आपको फिर दोबारा सुधार करके बताऊंगा कि ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप जिंदगी में अपने कंफ्यूजन दूर कर सको। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।